ध्वनि आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो कल क्या क्या अपनी बात हुई थी, संक्षेप में करें फिर आगे बढ़ेंगे हम। जी। कल लघु पाराशरी पढ़ी थी अपन ने, उसका एक और नाम क्या था? मूल नाम जो लघु पाराशरी का दिया हुआ था वो क्या था? कुछ ध्यान आ रहा है? उडुदाय प्रदीप। जी। उडुदाय का अर्थ क्या है? उडुदाय सर नक्षत्र से है। हाँ, उडु अर्थात नक्षत्र और दाय अर्थात दशा, तो नक्षत्रों पर आधारित दशा। अब ये बताएं कि नक्षत्रों पर तो बहुत सारी दशाएं होती हैं, उनमें से सब पे काम करेंगे ये सिद्धांत, या किसी खास दशा के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बात हो रही है? पांच दशा के परिप्रेक्ष्य में हो रही थी सर विश्वोत्तरी। कौन सी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कल जो बात आई थी कि ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ या पाप की बात नहीं कर रहे हैं हम, लघु पाराशरी के अनुसार वहां पर भावेशों के आधार पर उनका शुभाशुभत्व निर्धारित हुआ था। तो कौन से भावेश शुभ फल देने वाले थे और कौन से अशुभ फल? Recording in progress. कौन से भावेश शुभ फल देने वाले, कौन से अशुभ फल देने वाले? केंद्र और त्रिकोण शुभ फल देते हैं। पक्का केंद्र? मुझे तो ये याद है। केंद्र का नहीं था, केंद्राधिपत्य दोष की बात चल रही थी वहां। तो केंद्र के स्वामी तो न्यूट्रल हो जाते हैं, शुभ फल देते हैं त्रिकोणेश। तो लग्नेश को हम त्रिकोणेश में ही गिनेंगे। तो अच्छा। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों शुभ फल देने वाले थे। और पाप फल देने वाले कौन थे? 6, 8, 12। ना, 6, 8, 12 इस प्रकार से नहीं है। ये तो आप त्रिक संज्ञा जो सामान्य ज्योतिष के ग्रंथों में है उसके आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन पराशर का जो कंसेप्ट है वो अलग प्रकार से बात करता है। त्रिषडाय 3, 6, 11 इन स्थानों के स्वामी ये पाप फल करने वाले होंगे। केंद्राधिपति दोष की चर्चा आई थी, वो क्या है? केंद्राधिपति दोष कैसे देखा जाता है? जी। केंद्राधिपति इस शब्द का अर्थ क्या है? केंद्र के अधिपति। हाँ, तो केंद्राधिपति दोष का मतलब क्या हुआ मिला के देखा तो? केंद्र का अधिपति होना अपने आप में दोष है। क्या दोष करता है वो? तो आया कि जो शुभ ग्रह है वो शुभ फल नहीं दे पाते हैं और जो पापक ग्रह है वो पाप फल नहीं दे पाते। मतलब ग्रह अपना नैसर्गिक स्वभाव भूल जाता है, वो एक प्रकार से उसका जो फल देना है वो रुक गया। तो ये केंद्र के अधिपति होने का दोष है। यहाँ केंद्र में बैठने की बात कतई नहीं हो रही, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ गड़बड़ करते हैं लोग। केंद्राधिपति दोष पूछा जाएगा और वो केंद्र में किसी भी ग्रह को रख के उदाहरण बता देंगे, बिल्कुल नहीं। जिस ग्रह की जिन जिन 4 ग्रहों की, या हो सकता है कि जैसे बुध और गुरु एक साथ आते हैं तो उनकी दोनों राशियां साथ में ही जाती हैं, तो वहां केवल 2 ही ग्रह हैं जो केंद्राधिपति दोष में होंगे। तो जिन ग्रहों की राशियां केंद्र में बैठी हुई हैं उनको दोष लगेगा, वो अपना स्वभाव भूल जाएंगे। अगर वो शुभ ग्रह है तो शुभ फल नहीं दे पाएंगे, पाप ग्रह है तो पाप फल नहीं दे पाएंगे। अब
इसके बाद कुछ और भावेशों की बात आई जिनको खुद पे नहीं छोड़ा, वो किसी और पे डिपेंड रहे। वो कौन से भावेश थे? द्वितीयेश और द्वादेश। हाँ, तो दो बातें थी इसमें। या तो परेशान साहचर्य था दूसरे के साथ जो साहचर्य कर रहे हैं उससे, एक और कोई बात थी, या दूसरी राशि के भाव। हाँ, अगर उनकी दूसरी राशि किसी और भाव में है तो उसके आधार पर अगर वो शुभ है तो ये भी शुभ करने लगेगा, अगर वो अशुभ है वहां से ग्रह तो ये भी अशुभ फल करने लगेगा इस भाव के अधिपति होने के आधार पर। एक भाव अभी बचा हुआ है कोई, अष्टमेश। तो अष्टमेश का क्या फल होता है? ये भाग्य के व्यय स्थान होने से अच्छा फल नहीं दे पाते, लेकिन ये शुभ। हाँ बिल्कुल, बताएं। हाँ, मतलब कंडीशन है कि शुभ हो भी सकता है अगर अष्टमेश लग्नेश भी हो तो शुभ फल दे देता है। स्वयं लग्नेश है, लग्नाधीशो भी चेत स्वयं, तो दोष नहीं देगा। दूसरा एक और बात थी कि सूर्य और चंद्रमा को भी अष्टमेश दोष नहीं लग रहा था। ऐसे ही इसके बाद आगे जो चर्चा थी इसमें केंद्राधिपति दोष के कारण पापग्रह, हमारे हिसाब से तो हम कहेंगे कि ये तो शुभ हो जाएंगे क्योंकि पाप फल नहीं दे रहे। तो ग्रंथकार ने क्या कहा है कि उनका पाप फल न देना उससे शुभत्व नहीं आया, बस वो पाप रुक गया, वो उतना हम उसको शुभ मान लें। लेकिन वो कब शुभ होगा कि जब वो त्रिकोण से उसका कोई संबंध देखा जा रहा हो। तो इस प्रकार से एक चर्चा पूरी हमारी लघु पाराशरी की थी, और ग्रहों को लेकर के जब बात आ रही थी तो उसमें चूंकि सब कहीं ना कहीं से किसी न किसी भाव के अधिपति हो जाते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो किसी भी भाव के अधिपति नहीं हो सकते। उनका फल कैसे देखें? राहु केतु। उनकी तो राशि ही नहीं है। हाँ। राशि नहीं है तो भावेश नहीं होंगे वो, तो उनका फल कैसे देखा जाए? वो जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अच्छा, अगर किसी के साथ नहीं बैठे तो? हाँ, तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में कहा कि उस जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की प्रकृति के आधार पर हम उनको देखेंगे। ठीक है। अच्छा। तो ये अपनी चर्चा लघु पाराशरी की थी। इसके हमने कल के जो सामान्य नियम है फलादेश के वो भी देखे हुए थे। कोई अपनी राशि के स्वामी से युद्ध हो या दृष्ट हो अथवा शुभ होता है, इसी जो त्रिक भावेश कहीं बैठ जाए या यहाँ का स्वामी त्रिक भावों में 6 12 दुस्थान में बैठ जाए तो भाव अपुष्ट होने लगता है। कोई पापक ग्रह, कोई नीच राशिष्ट ग्रह बैठेगा तो वो भाव अपुष्ट होगा। और फिर केंद्र त्रिकोण को लेकर के भी कुछ चर्चा आई थी, और इसके अतिरिक्त जिस भाव से विचार कर रहे हैं वहां से केंद्र या त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह की स्थिति होना, उस पर पापक ग्रह की दृष्टि इत्यादि न होना, तो उसमें तो अलग अलग प्रकार से कुछ भाव पुष्टि विषय में बताए गए। आज हम जो चर्चा करेंगे तो हमारे यहाँ राजयोगों को तो हमने थोड़ा स्पर्श कर लिया है, लेकिन कुछ कुयोगों को जानना भी आवश्यक। तो कुयोग का होना और फिर कैसे उसके कुछ शमन की कोई पद्धति वहां दिखाई देती है क्या? कोई बचाव का एंटीडोज भी साथ में आपके कुंडली में मिल रहा है क्या? तो एक तो है अरिष्ट योग। अरिष्ट शब्द, अनिष्ट शब्द इस प्रकार से कहा तो बालारिष्ट करके बहुत प्रसिद्ध हैं। तो पहले इनको अधिक चिंतन करते थे, उसका एक कारण भी था। आप सबको ज्ञात होगा कि इलाज की बहुत सुविधाएं पहले थी नहीं, तो शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती थी। तो उस समय बालारिष्ट को विशेष रूप से लोग ध्यान से देखते थे।
मैं एक दो सैंपल के लिए लूंगा, सारे कुयोगों में से कुछ 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 लेकर के, ताकि एक थोड़ा सा आपको देखने में आ जाए कि किस प्रकार से हम करते हैं। षष्ठेष्टमे चंद्र सद्यो मरणाय पाप संदृष्ट। ये जो आपकी पीडीएफ है उसमें 5वां अध्याय के बिल्कुल प्रारंभ में ही अरिष्टाध्याय दिया हुआ है। तो षष्ठे अष्टमे भी चंद्र, चंद्रमा छठे या आठवें में हो तो कह रहे हैं कि सद्य मरणाय पाप संदृष्टा। अगर चंद्रमा पर पापग्रह की दृष्टि है तो वो शीघ्र ही मरण कारक होता है। तो जिस भी शिशु की कुंडली में छठे या आठवें भाव में चंद्रमा का जाना, अब छठे या आठवें में चंद्रमा, छठा भाव है क्या है, रोग, और अष्टम भाव है मृत्यु। और हम बिल्कुल प्रारंभिक श्लोक जो हमें हर ग्रंथ में मिलता है उसमें चंद्रमा को ही बिगाड़ते हैं हम। ऐसा क्यों, बालारिष्ट में चंद्रमा क्यों ज्यादा कारगर हो रहा है, ये घातक क्यों बन जाता है ऐसे खराब भावों में जाकर। चंद्रमा एक तो सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, इसका जो प्रभाव है वो भी तीव्रता से दिखाई देगा, शीघ्र दिखाई देगा। दूसरा कारण, बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो किस चीज का रहता है, हम किससे बचाते हैं जच्चा बच्चा को? नजर से। नजर के अलावा कोई रोग में कोई या मौसम में किसी चीज से हम बचाव करके रखते हैं क्या? हम गर्मी से बचाते हैं, सर्दी ना लग जाए बच्चे को, सर्दी ना लग जाए, क्योंकि बचपन में सबसे ज्यादा डर उसी चीज का होता है। हाँ जी, निमोनिया वगैरह का। हाँ, और सर्दी जुकाम वास्तव में कितना घातक हो सकता है वो तो हम कोविड के बाद जान पाए। बच्चों के लिए घातक होता है लेकिन बड़े लोग उसको ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब वो दूसरे रूप में आया तो बड़ों के लिए भी कितना घातक हुआ। तो अच्छा, वैसे भी आप लोग अनुभव करिएगा कभी, कहने को जुकाम बहुत सामान्य चीज है, लेकिन जब आपको सर्दी जुकाम बहुत अधिक हो तो उस समय कुछ भी काम करते नहीं बनता और एक अजीब सी डलनेस होती है। आप दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दवा कई लोगों को रहता है कि साहब वो दवाई ली है तो उसका नशा होगा, नहीं भी ले रहे हैं तो भी शरीर पूरा काम करना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो छोटा बच्चा तो बिल्कुल उसको अभी बहुत अनुभव भी नहीं है, तो वहाँ ठंड का एक भय होता है। तो चंद्रमा शीत का कारक भी है। तो ऐसा चंद्रमा छठे रोग भाव में बैठ गया या अष्टम मृत्यु भाव में बैठ गया तो वो बालारिष्ट बनाएगा, बच्चे के जीवन पे कष्ट आएगा। अच्छा, जिनके भी कुंडली में छठे या आठवें में चंद्रमा है या चंद्रमा बहुत अधिक बिगड़ा है तो वो अपने बड़े बूढ़ों से, घर के बड़े जो हैं उनसे पूछ लें, कभी ना कभी ऐसा उनके साथ हुआ होगा बचपन में कि जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हों, बहुत तबीयत खराब हो गई हो, कोई अरिष्ट नाशक योग उनका बन रहा होगा जिसके कारण जीवन तो बच गया, लेकिन वो संकट आया जरूर था, टल गया। इसी प्रकार दूसरे श्लोक में बात आई है शशिवत सौम्याः, जैसे हमने चंद्रमा से विचार किया उसी प्रकार शुभ ग्रहों का भी अगर छठे आठवें में जाना होता है, और उसमें कहा वक्री पापग्रह से दृष्ट होना, तो वो भी मरण कारक होता है। इससे पहले जो पाप संदृष्टा वाली बात आई थी, उन्होंने कहा कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है छठे आठवें भाव में बैठे चंद्रमा पर तो 8 वर्ष का आयुष्य होता है, और अगर शुभाशुभ दोनों हो गए तो फिर मिश्रित जितना प्रभाव है अनुपात से देखना। तो शुभ ग्रह की दृष्टि भी उस दुष्प्रभाव को नष्ट नहीं कर पा रही है, और भी कुछ बल देने वाली चीजें होंगी जो बचा करके ले जाएंगी। सर एक बात पूछनी थी कि वक्री ग्रह की दृष्टि कैसी होगी, सीधी या उल्टी? हाँ, ये प्रश्न ज्योतिष जगत में बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि एक सामान्य दृष्टि से अगर हम सोचें तो जो ग्रह वक्री है उसकी दृष्टि भी आपको उल्टी ही देखनी चाहिए, लेकिन लिखा कहीं नहीं है, तो इसलिए अपने अपने हिसाब से कुछ लोग वक्री ग्रह को भी उसी दृष्टि से देख लेते हैं, और कुछ लोग ये ट्रिक लगा करके कि नहीं भाई तर्क के द्वारा देख करके बात करते हैं। तर्क तो यही कहता है वक्री ग्रह जब उल्टा है तो नजर भी फिर उल्टी ही देखना चाहिए। आप जैसे कि जब लत्ता दोष की चर्चा हमारे यहाँ विवाह संबंधी बातों में निकलती है
विवाह के जो 10 महा दोष हैं, तो उसमें प्रत्येक ग्रह के लिए कहा गया कि कुछ ग्रह अपने जहां बैठे हों जिस नक्षत्र में, उससे आगे की ओर अमुक नक्षत्र को लात मारते हैं, या कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपने से पीछे की ओर अमुक ग्रह को लात मारते हैं। और वहां कहा गया है कि चूंकि राहु वक्री है, इसलिए इसमें उल्टा क्रम देखना होगा। तो वो चीज जो आज से कई पुराने जो हमारे मूर्त शास्त्र के ग्रंथ हैं, उनमें जब वो दिया हुआ है, तो हमें फलित में लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या माने, उल्टी है सीधी? बिल्कुल उल्टा ही करना चाहिए वक्री ग्रह तो। अच्छा। मैं तो उस तर्क को, क्योंकि वो मैं नहीं दे रहा, वो हमारे प्राचीन आचार्यों ने दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बस कहीं से अलग से नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम भ्रमित होते हैं। अच्छा सर, एक बात और पूछनी है कि आप नक्षत्र के बारे में भी पढ़ाओगे हमें? हाँ, नक्षत्र ज्ञान भी दोगे आप हमें, नक्षत्र के बारे में? नक्षत्रों का सामान्य परिचय तो दिया जा चुका है, तो केवल पहचान और उससे अतिरिक्त ये प्राथमिक कक्षा में एक एक चीज का या मुहूर्त का, उनका सबका तो नहीं हो सकता। तो एक थोड़ा थोड़ा जो है परिचयात्मक, तो वो सब आपको मिल रहा है। जी जी जी। एक श्लोक और मिलता है, क्षीणेन्दौ द्वादशके लग्नाष्टम राशि संस्थितैः पापैः सौम्य रहिते च केंद्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देशा। यहाँ जो बात आई है कि चंद्रमा क्षीण होकर 12वें बैठ गए। अब देखिए, न छठे में बैठा न 8वें में, लेकिन 12वां भी कोई अच्छा तो नहीं है। और फिर कहा कि पापक ग्रह लग्न और अष्टम में बैठ गए, और उस स्थिति में केंद्र भावों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तो जब इतनी विकट स्थिति हमें खुद दिखाई दे रही है, तो निश्चित है कि आयुष्य पर संकट आएगा। अब अरिष्ट बनते हैं, लेकिन अरिष्टों के साथ साथ फिर कुछ सुयोग कभी हो जाते हैं, जो उन अरिष्टों से आपको बचा करके लेके जाते हैं। जैसे सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक जो है वो बृहस्पति के विषय में, सर्वानिमान अतिबलः स्फुरदंशुजालो लग्न स्थिता प्रशमयेत सुर राजमंत्री एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त विशूलधर प्रणामः। ये जो सभी प्रकार के जो कुयोग हैं, उनको एक अकेला बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हुआ है, और कैसा स्फुरदंशु जालो, स्पष्ट किरणों वाला होना चाहिए, अर्थात अस्त नहीं होना चाहिए बृहस्पति। और पावरफुल बृहस्पति अगर आपकी लग्न में बैठा है, तो वो एक अकेला ही हजारों को लाखों कुयोगों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे भक्ति से भगवान शिव को प्रणाम करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ ग्रंथकारों ने वहां शूलधरे की जगह चक्रधरे पाप भी पाठ भी किया हुआ है। क्या केवल लग्नस्थ बृहस्पति ही बचाता है? बोले नहीं, हमारा भैया जो लग्नेश है, हमारी जो गाड़ी का इंजन है। आप अच्छा, एक इंजन वाली बात से ध्यान आई, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कुंडली बहुत अच्छी है किसी व्यक्ति की, देखने पर बहुत अच्छे अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी लग्न कमजोर है। तो उस स्थिति में हमने देखा कि वो उतना पा नहीं पाता जितना कि दिख रहा है। और जिनकी लग्न स्ट्रांग है और उनके बहुत सामान्य से भी अगर कुछ योग है, तो भी वो काफी कुछ अच्छा कर जाते हैं। और सीधा उसका कारण है कि हमारी जो कुंडली की ट्रेन है, उसका इंजन लग्न है। तो अगर इंजन खराब है, तो वो पहले ऑन व्हील्स ही क्यों ना हो, वो भी कोई काम की नहीं, वो चलेगी नहीं। सुना होगा आपने पहले ऑन व्हील्स के विषय में, तो हाँ जी, राजस्थान पर्यटन की। तो इस प्रकार से महत्व है लग्न का। एक और बात ध्यान में आई, आप अनुभव करिएगा कि कितने ही अच्छे किसी की कुंडली में राजयोग हैं, लेकिन जो 20 से 40 की जो अवधि होती है, उसमें अगर उसके फेवर की दशा नहीं है, तो व्यक्ति को फिर उतना कुछ मिलता दिखता नहीं है। या फिर बहुत तगड़े राज होगा तो बुढ़ापे में जाके मिल जाएगा अच्छी दशा आने पर। और जिनके 20 से 40 वर्ष की अवस्था में अच्छी दशाएं आ गई कि लग्नेश की है, भाग्येश की है, कर्मेश की है, पंचमेश की है, तो आप देखेंगे कि अगर वो बहुत सामान्य कुंडली भी होगी, तो भी काफी अच्छा उसका जीवन चलता है और आगे भी चलता जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक मूल बात है कि
हमारा जो करियर बनाने का समय है, हमारी जो पूरी ऊर्जा झोंकने का समय है, वो 20 से 40 का ही होता है। 20 से पहले पहले उतना गंभीरता से उस विषय में चिंतन नहीं रहता है, और 40 के बाद एक थोड़ा सा कुछ प्रभाव आता ही है। तो 20 से 40 वाली वय, वहां पर अगर दशाएं अच्छी मिल जाती है तो सामान्य कुंडली वाला भी काफी अच्छा निकाल लेता है। और आपका जब एक बार सब कुछ सेट हो गया तो आगे भी सब ठीक ठाक चलता जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आगे की जो दशा है वो कोई काम नहीं कर रही हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बुढ़ापे में जाके असर मिलना, जैसे अटल जी पूरे जीवन विपक्ष की ही राजनीति करते रहे और बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तो जिस वय में वो प्रधानमंत्री बने थे, तब तक तो जो है लगभग 80% नेता राजनीति छोड़ के बीमार होकर घर बैठ चुके होते हैं। तो किसको कब क्या मिल जाए, वो उसके कुंडली के योग और योगों के साथ साथ दशाएं किस प्रकार से उसको फेवर कर रही हैं, गोचर कैसे फेवर कर रहा है, वो होता है। तो लग्नेश की चर्चा की। लग्नाधिपोति बलवान शुभैर दृष्टा केंद्रस्थै शुभ खगै रवलोक्यमानः मृत्युम विधूय विदधाति सुदीर्घमायु सार्धम गुणैर बहुभिरूर्जितया च लक्ष्म्या। लग्नेश अगर आपका बलवान है और शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि है, पापक ग्रहों की दृष्टि उस पर नहीं है, और केंद्र में यदि स्थित है लग्नेश, तो आपकी कुंडली में अगर अरिष्ट योग बना हुआ है तो उसको नष्ट करता है। पूर्ण चंद्रमा होने पर भी अरिष्ट का नाश होता है। चंद्रः संपूर्ण तनु सौम्यक्ष गतः स्थितः शुभस्यांतः प्रकरोति रिष्ट भंगम विशेषतः सुप्त संदृष्टः। चंद्रमा अगर पूर्णिमा का है और वो शुभ ग्रह की राशि में गया हुआ है, शुभ ग्रहों के बीच में है, तो वो भी अरिष्ट का नाश कर देता है। और विशेषकर अगर शुक्र की दृष्टि भी उसको मिल रही हो, तो सहज है पूर्णिमा के चंद्रमा अगर सूर्य शुक्र साथ में होंगे तो दृष्टि जाएगी। शुभ ग्रह भी अगर अच्छी पोजीशन में हो तो वो भी अरिष्टों का निवारण करते हैं। बुध भार्गव जीवाना मेघतमः केंद्रमागतो बलवान। ये बुध गुरु शुक्र, इनमें से तीनों में से कोई भी एक ग्रह अगर बलवान होकर के केंद्र में आ जाता है, क्रूर सहायो यद्यपि सद्यो अरिष्टस्य भंगाय। और यहाँ कह रहे हैं कि क्रूर सहायता मिले, तो क्रूर सहाय का अर्थ इस प्रकार से लिया गया है कि क्रूर ग्रह क्या सहायता करेगा, बोले उसकी सहायता यही है कि वो साथ में ना बैठे, वो देखे नहीं, वही उसकी सहायता है हमारे लिए। तो जैसे कोई व्यक्ति कोविड में है तो हमारे लिए उसकी सहायता यही होगी कि वो घर में बैठे, समाज में न घूमे। तो इस प्रकार से अगर शुभ ग्रह बली होकर केंद्र में बैठता है तो भी अरिष्ट का नाश कर देता है। तो इस प्रकार से थोड़ी अरिष्ट की चर्चा करी। प्रवृज्या की चर्चा मैं एक बार पहले भी कर चुका हूं कि 4 या 4 से अधिक ग्रह यदि एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो उसको हमारे यहाँ प्रवृज्या योग कहा गया है। संन्यास की ओर व्यक्ति का झुकाव होगा। संन्यास लेगा या नहीं लेगा वो उस पर निर्भर करता है कि वो चारों ग्रह ठीक ठाक पोजीशन में है कि नहीं। अगर एक बलवान है, 3 बिल्कुल ही कमजोर हो रहे हैं, तो फिर वो संन्यास लेगा करेगा नहीं, बस थोड़ी सी कभी कभी उसमें वैराग्य की भावना आएगी, बातें उसकी उस प्रकार की रहेंगी, लेकिन सन्यासी हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक चिंतन और भी आया है कि कुछ ग्रंथों में चतुर्ग्रही युति को कहीं कहीं राजयोगों में लिया गया है, और उस पर जो बात आई कि वराह मिहिर ने इनको प्रवृज्या योगों में लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बौद्ध मठों के जो स्वामी रहे होंगे, मठाधीश रहे होंगे, उनको देख करके तो नहीं करा। तो बोले अगर उसमें देखते हैं तो वो भी राजयोग में तो जी ही रहे थे एक प्रकार का, भले ही वो जीवन संन्यास का था। तो अलग अलग तर्क हमारे यहाँ आते हैं। अब जातक पारिजात के 6ठे अध्याय के और 7वें अध्याय के कुछ खास चिन्हित मैंने फोटो भेजे हुए हैं। जातक भंगाध्याय है 6ठा अध्याय। क्या है जातक भंग? केचित् योगा राजयोगस्य भंगा, केचित् प्रेताराम दारिद्र्य योगा, केचित् प्रेषः केच केमद्रुमाख्यास्ते चत्वारो जात भंगा करा स्युः। जातक भंग, जातकों के सुयोगों को नष्ट करने वाले जो अशुभ योग होते हैं उनको हम जातक भंग कहते हैं। 4 प्रकार के नाम लिए इन्होंने
कुछ राजभंग योग होते हैं जो राजयोगों को नष्ट कर देते हैं, कुछ रेखा नामक दारिद्र्य योग होते हैं, कुछ प्रेष्य योग होते हैं। प्रेष दास के लिए कहा जाता है, दास दासी को हम प्रेषित कर देते थे। राजकुमारी के साथ विवाह में हमने दहेज के रूप में दे दिया, ऐसे किस्से हम राजा महाराजों के सुनते थे। और एक केमद्रुम करके आया है राजभंग का एक उदाहरण हम देखते हैं। मेषे जूक नवांश के दिन करे पापेक्षिते निर्धना। मेषे जूक नवांश के, मेष राशि में है ग्रह और जूक नवमांश में। जूक किस राशि को, कई नाम याद आ रहा है आपको? तुला राशि का नाम है जूक। तो मेष राशि में ग्रह है सूर्य, उच्च का हुआ लेकिन नवमांश में बिगड़ गया, नवमांश में नीच राशि का हो गया और कह रहे हैं पापेक्षित है, पापक ग्रह की उस पर दृष्टि भी पड़ रही है, तो जातक निर्धन होगा। अब यहाँ सूर्य का मेष राशि में होना वो राजयोग की ओर संकेत करता है। एक भी ग्रह अगर उच्च राशि का होगा तो वो छोटा मोटा राजयोग तो बनाता है। तो सूर्य उच्च का था किंतु नवमांश में जाकर के वो नीच का हो गया। और नवमांश में नीच का होने का क्या प्रभाव होता है, कल मैंने उसकी चर्चा की थी। आज आपको 36वें श्लोक का फोटो भी भेजा हुआ है कि क्या महत्व नवमांश का है। नीचांश तुंग गृहोपयाता जातस्य नीचम फलमासु दद्यु। उच्च राशि में बैठा ग्रह अगर नीच नवमांश होता है तो वो शीघ्र ही नीच का फल देता है। नीचंगतास्तुंग नवांशकस्था सौम्यम फलम व्योमचरा प्रकृति। और अगर नीच राशि में बैठा ग्रह उच्च के नवमांश में हो जाए तो वो शुभ फल करता है। अब यहाँ सूर्य नीच नवमांश में जाना, मेष राशि चर राशि है, मेष से ही नवमांश प्रारंभ होगा तो सामने की स्थिति बनेगी 7वें नवमांश में। 7वां नवमांश मतलब कितने डिग्री में होगा सूर्य? 21 से कहां तक? 23-20। 21 से 23-20 में अगर मेष राशि में बैठा हुआ है सूर्य तो वो तुला नवमांश में पहुंच जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि वो सूर्य कैसा हो, पापेक्षित है, पापक ग्रह की उस पर दृष्टि भी पड़ रही है तो वो जातक को निर्धर बना देगा। ऐसे ही कन्या राशि गते यदा भृगुसुते कन्यांश के भिक्षु कहा। अपनी नीच राशि में कन्या में शुक्र है और नवमांश में भी नीच में चला गया। एक और तो हम यदि लग्न कुंडली में और नवमांश में ग्रह एक ही राशि में जाए तो उसको वर्गोत्तम कहते हैं, लेकिन यहाँ वर्गोत्तम होने का कोई भी शुभ फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो नीच राशि है। लग्न में भी और नवमांश कुंडली में दोनों में नीच राशि में शुक्र जैसा ग्रह गया है और जो शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, बिना ऐश्वर्य के तो कोई राजा बन नहीं सकता, इसलिए ये भी राजभंग योग में लिया गया है। फिर आगे रेखा योग की चर्चा। रेखा नामक दारिद्र्य योग। लग्नेशे बलवर्जिते परिभव स्थानाधिपेनेक्षिते सूर्य छिन्न करे पुरंदर गुरु रेखाख्य योगो भवेत। लग्नेश बल से हीन हो और परिभव स्थान अष्टम स्थान का स्वामी उसको देख रहा हो और बृहस्पति कैसा हो कि सूर्य छिन्न करे, अस्त हो बृहस्पति। तो बृहस्पति जैसा ग्रह उसका अस्त होना क्यों दरिद्रता को देगा? हमारी कुंडली में आपने भावों के कारक पढ़े होंगे जी। हाँ, तो बृहस्पति का नाम आपको ज्यादा मिला होगा। जी। दूसरे का, पांचवे का, 9वें का, 10वें और 11वें का। 10वें। तो आय भी और धन भी, कर्म भी, भाग्य भी और इधर विद्या और संतान भी, तो इतने सारे प्रमुख भावों का कारक है बृहस्पति। वो बृहस्पति अगर कमजोर होता है तो आपके पास जो पैतृक धन आने की संभावना थी द्वितीय भाव से वो भी नहीं होना, और जो खुद के परिश्रम से जो हम आय अर्जन करते हैं एकादश भाव, वो भी सब बेकार हो जाना है। तो इसलिए बृहस्पति का नष्ट होना, कमजोर होना वो ठीक नहीं होगा। और फिर कह रहे हैं लग्नेश बल वर्जित, लग्नेश भी बल से ही रखा हुआ था, अपने आप की कुंडली तो डैमेज वही हो गई। और परिभव स्थान आदि पे अष्टमेश उस पहले से कमजोर लग्नेश को देख रहा है, तो इस प्रकार से वो दरिद्रता व्यक्ति के जीवन में देखने में आएगी।
और भी कई प्रकार के इन्होंने रेखा योग दिए हुए हैं। षष्ठ स्वामी निरीक्षते सुखपतौ रंध्रे से युक्ते तथा सुख स्थान, जहाँ से भूमि भवन वाहन माता मित्र इन सब का विचार विचार किया जाता है, ऐसा सुख भाव का स्वामी वो षष्ठ स्वामी निरीक्षते, शत्रु घर के स्वामी से देखा जाता हो। रंध्रे से युक्ते तथा, और मृत्यु के घर के स्वामी के साथ बैठा है, तो मौत के साथ बैठा है और दुश्मन देख रहा है सुख को, क्या हाल हो। माने से सुतगे, और जो मान भाव दशम भाव है वहां का अधिपति सुत भाव में बैठा हुआ है पंचम में। जरा दशम से पंचम को गिनिएगा, आप कौन सा क्रमांक आता है? दशम से पंचम को गिने, कौन सा भाव आएगा गिनती में? यहाँ से 10 से प्रारंभ, 8वां भाव, 8वां आएगा, ठीक, क्योंकि दशम के सामने चतुर्थ है सप्तम, और फिर ये जस्ट, तो दशमेश अपने से अपने घर से 8वां बैठा है, कर्म का भी सत्यानाश। और फिर बचा खुचा तो विलग्न रमणे नीचंगते, जो लग्नेश है आपका वो नीच राशि में बैठा हुआ है, तो रेखा योग का फल होगा। बिल्कुल आपने सुख का सत्यानाश कर दिया, आपने कर्म को नष्ट कर दिया, और शरीर से थोड़ा बहुत करता तो वो भी। जी सर, इसमें ये दशमेश मान लो चलित में 6th में चला गया, तो फिर क्या मानेंगे उसको? देखिए ये जब हम बात कर रहे हैं योगों में, तो कहीं भी चले तो उनकी बात नहीं आ रही, वो हमारा आगे का है कि हम वो ग्रह योग आपको फल देगा या नहीं देगा, तो वो निश्चित है कि अगर चलित में आगे पीछे होगा तो योग पे कमी या बेशी देखने में आएगी। नहीं, मैंने ऐसा महसूस किया, आप देखना कि गलत किया या सही किया है, कि अगर मतलब चरित में है तो पहले तो लाइफ के मतलब आधे जीवन में तो वो 5th का ही फल देगा, लेकिन लेटर एज में फिर वो नेक्स्ट का फल देगा, ऐसा है क्या? मिश्रित प्रभाव, ये तो कल भी चर्चा की थी मैंने कि कोई संधि में अगर ग्रह होता है या वो आगे पीछे होता है तो निश्चित है वो दोनों भावों का प्रभाव देता है, संधि वाला भी, और अगर अपने भाव से खिसक के वो चलित में अगले भाव में दिखाई देता है तो भी जी, वो तो रहता है। लेकिन वो आगे या पीछे वाली बात है, अब ये मैंने उतना अनुभव से कभी ध्यान से देखा भी नहीं, न कहीं ऐसा लिखित में आया, लेकिन मिश्रित प्रभाव तो देता ही निश्चित है। हाँ, जी सर। अब ये जो जितने हम खराब योग पढ़ रहे हैं उनके दुष्फल किस प्रकार से कहे गए हैं, तो हमारे यहाँ अर्थवाद होता है। एक उदाहरण के लिए कि निर्विद्यो विदनो दरिद्र सहितो रेकोद्भवा कामुका क्रोधी दुखित मानसो रुचिकरः सौभाग्यहीना पटु। यहाँ रुचिकर में लोगों ने कहा है कि अरुचिकर होना चाहिए, पाठ गलत लग रहा है। बाकी इनमें विद्या से हीन, धन से हीन, क्रोधी, दुखी, सौभाग्यहीन, भिक्षासी, भिक्षुक भी कह दिया, मलिन कह दिया, विवाद में रत कह दिया, मात्सर्य रोषान्विता भी कह दिया कि उसको ईर्ष्या भी होगी दूसरों से। देव ब्राह्मण दूषिका प्रतिदिनम दारात मजय निंदिता, उसकी धर्म में भी आस्था नहीं है और वो उसके बीवी बच्चे भी उसको रोज गालियां दे रहे होंगे, ऐसा उसका जीवन चल रहा है। दुष्ट आत्मा, कुनखी, नाखून भी खराब है। हमारे यहाँ नाखून खराब होना अच्छा लक्षण नहीं माना गया। कुमार्ग निरतः दौर्भाग्य योगान्वितः, बंधु नाम अपकार दूषण भरा, जो उसके बंधु हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका अपकार करने वाला, उनका बुरा करने वाला। स्वल्पायुरा भिक्षुकः, आयु भी ठीक नहीं है। मूकोंधो बधिरा प्रमत्त हृदया, मूक गूंगा होगा, अंधा होगा, बहरा होगा, मत वाले हृदय वाला होगा, कामी होगा, पंगु लंगड़ा होगा, नेत्र विकार भाव सहित और अंधे की ओर पहले कह चुके थे, दूसरा नेत्र विकार वाली बात कह दी। तो ये रेखा योग में उत्पन्न जातक ऐसा होता है। क्या इतनी सारी कमियां एक ही व्यक्ति में संभव हैं? दरिद्रता की बात कर रहे थे, वास्तव में इनमें से कुछ फल देखने में आ सकते, सारे के सारे एक ही व्यक्ति पे घटित हो जाए ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि उसके चरित्र में खराबी और ये सब चीजें उसकी पूरी कुंडली पर बेस्ड है। केवल वो रेखा योग बनने भर से हम किसी व्यक्ति में ये सारे दुर्गुण होना इत्यादि भी बता दें, भाई रेखा योग जो काम करेगा निर्धन बना देगा,
लेकिन उसके साथ उसका चरित्र से पतित हो जाना कोई ये थोड़ी है कि गरीब आदमी चरित्र छोड़ देता है। बहुत ईमानदारी और वो सब हम गरीब से गरीब में भी देखते हैं। और ऐसा ही गरीब आदमी है तो उसको शरीर का सुख नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये दूसरी चीज। सर रेखा योग को एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा, रेखा योग कैसे बनता है? नहीं, ये रेखा योग में चतुर्थ भाव को बिगाड़ के बताया था ना मैंने। एक बार रिपीट कर दो जरा आप। 2 रेखा योग करे थे। एक में तो लग्नेश को बिगाड़ा हुआ था। लग्नेश बल से हीन था, अष्टम भावी से देखा जा रहा था, और बृहस्पति अस्त था। एक काम करता हूं मैं, इनको पहले सोचा था कि आपको बाद में बना करके भेज दूंगा, लेकिन कई बार भूल जाते हैं तो या तो आप लोग ग्रुप में याद दिला दें, तो मैं जो आज जो 2-4 करूंगा उनकी कुंडली बाद में, उदाहरण कुंडली बना के फोटो भेज दूंगा मैं। जी 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 ठीक है जी सर, थैंक यू। क्योंकि अभी वो समय प्रभावित होता है। हाँ 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 ठीक है। आपने बोला प्रश्न बहुत करती हूँ, मैं क्या करूँ, प्रश्न उठते हैं। नहीं, ये मैंने कब कहा कि प्रश्न बहुत करते हैं? हाँ 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 ठीक है सर, पूछ सकते हैं ना ऐसे जब कंफ्यूजन हो। हाँ जी बिल्कुल। मैं अभी जो है उदाहरण बनाने की बजाय बोलने पे ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि मैं उस मर्म को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या खराबी होने पर वो योग होते हैं। मैं पूरे तो पढ़ा नहीं रहा, सैंपल थोड़ा सब में से लेकर के हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से बात आई। फिर एक प्रेष्य योग होता है। तो प्रेष्य योग में भी जैसे उदाहरण आया, मृगाननस्थे पुरुहूत वंदे सपत्न भावाष्टम रिपरासौ रसातलस्थे हिमगौ विलग्ना जाता परप्रेष्यमुपैति नित्यम। मृगाननस्थे पुरुहूत वंदे, पुरुहूत वंदे कहते हैं बृहस्पति को। तो बृहस्पति मृगानन राशि में है। मृगानन कौन सी राशि है? मृगमुख, धनु। मृग जिसका मुख है, ऐसी कौन सी राशि है? धनु का तो ऊपर मनुष्य है। मकर राशि। तो मकर राशि में बृहस्पति हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? बृहस्पति का मकर, हाँ, तो बृहस्पति नीच हो गया। सपत्न भावाष्टम रिपरासौ, और वो बैठा कहाँ है? 6ठे 8वें या 12वें भाव में, दुस्थान में बैठा हुआ है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि वो पहले से ही बृहस्पति परेशान था, उसको और दूसरी परेशानी में डाल दिया। रसातलस्थे हिमगौ विलग्नात्, और जो चंद्रमा है वो रसातल स्थान में सप्तम चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो। तो जातक परप्रेष्यम उपैति, दूसरे के यहाँ नौकरी चाकरी करने वाला दूसरे का दास होता है। अब एक यहाँ थोड़ी बात आई है, प्रेष्य योग में हमेशा एक आध अच्छा ही डाल दी गई है। तो व्यक्ति किसी का दास है तो उसका जीवन दासत्व को छोड़ दें, बाकी कुछ खाना पीना मिलना वो सब चीजें चलती हैं। कई बार दासत्व में भी अच्छी स्थिति हो जाती है कि आपको मुखिया बना दिया जाता है। उसमें से भी कई बार दासी पुत्रों का किस प्रकार से पुराने समय में भी हम देखते हैं कि सम्मान बढ़ जाता था। विदुर जी एक उदाहरण हमारे पास है। ऐसे और भी हम कई किस्से कहानियों में देखेंगे। कई बार राजाओं के साथ में जो उनके मित्र वर्ग में रहे कि वो दासी का बेटा था और उससे दोस्ती हुई, बाद में वो बिल्कुल उसका मंत्री की तरह काम करता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ किस प्रेष्य होने का अर्थ बिल्कुल खराबी होगी ऐसा योगों में किसी में भी देखने में नहीं आया। लेकिन हाँ, बिगाड़ा जरूर है, बृहस्पति को पूरी तरीके से डैमेज किया है। तो व्यक्ति कम से कम जीवन उस स्तर उसका जो है वो तो निचले स्तर का ही है। थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट है, उससे हो सकता है अन्य सुयोगों से या प्रेष्य योग का नाश हो जाए किसी अच्छे योग से, तो उसको शुभ फल मिलता हुआ दिखाई दे। इन्हीं के साथ साथ एक केमद्रुम योग की बात भी आई है, तो वो राज योगाध्याय में पढ़ाया गया है हमारे यहाँ। कौन सा योग? केमद्रुम, क्योंकि वो अनफा सुनफा दुर्धरा उनके साथ आता, मैं उसको भी लूंगा। कुछ रोग योगों की चर्चा करूंगा। जैसे नेत्र रोग को लेकर के बात आई, तो अधिकांशतः नेत्र रोग की जब बात करेंगे, नेत्र का जो भाव है हमारे यहाँ, अगर हम पूरे
शरीर को लेकर के चल रहे हैं तो द्वितीय भाव को ले कह दिया जाता है। और अगर हम कुंडली में केवल मुखमंडल को विचार कर रहे हैं तो द्वितीय और द्वादश दोनों आ जाते हैं। एक दक्षिण नेत्र का कारक हो जाएगा दूसरा भाव, और 12वां भाव द्वादश वाम नेत्र का कारक हो जाएगा। ऐसे ही तृतीय भाव आपका दोनों तृतीय और एकादश वो कर्ण भाव हो जाएंगे। तो इस प्रकार मुखमंडल को भी हमने वो जो हमारी कुंडली है उस पर चैप दिया है, वहां पर हमने फिर विचार करा। तो या तो द्वितीय भाव द्वादश भाव ये बिगड़ेंगे, या दक्षिण और वाम नेत्र के कारक सूर्य और चंद्रमा ये डैमेज होते हैं, वो त्रिक भावों में कहीं बैठ जाते हैं तो भी दुष्फल होता है। अथवा पापग्रह वो सामने त्रिक भाव में बैठ करके उधर देख रहे हैं दूसरे को या 12वें भाव को, तो भी नेत्र पर दुष्प्रभाव होता है। एक उदाहरण देखते हैं। षष्ठे चंद्रेष्टमे भानौ लग्नादंत्य गतिर गजे वित्त स्थान गते भौमे शक्रोप्यंधो भवे ध्रुवम। षष्ठे चंद्र, छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, दुस्थान है छठा, और वाम भाव का कारक है चंद्रमा, वाम नेत्र का कारक है चंद्रमा। वाम नेत्र का भाव है 12वां, तो 12वें भाव के सामने के दुस्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, उसी भाव का कारक कमजोर होकर। अष्टमे भानौ, अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ, सूर्य दक्षिण नेत्र का कारक है और दूसरे के ठीक सामने बैठा हुआ है, डैमेज हो गया। लग्नादंत्य गतेर गजे, लग्न से अंतिम भाव में 12वें में शनि हो, वित्त स्थान गते भौमे और द्वितीय भाव में मंगल हो। अब क्या हुआ कि ये दोनों नेत्र भाव थे, इनमें भी एक में शनि बैठ गया, एक में मंगल बैठ गया, और वो सामने सप्तम दृष्टि से वो उन भावों के जो कारक हैं सूर्य और चंद्रमा उनको भी देख रहे हैं। तो ये महा अंध योग हुआ। इसमें फल कह रहे हैं शक्रोप्यंधा भवे ध्रुवम। अगर इस योग में स्वयं इंद्र का भी जन्म हो तो वो भी अंधा हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इंद्र को 1000 नेत्र वाला कहा गया है। तो जो 1000 नेत्र वाला इंद्र है वो भी अगर इस योग में जन्म लेगा तो अंधा होगा। तो यहाँ हमें जो मूल समझ में आया कि द्वितीय द्वादश भाव का डैमेज होना, सूर्य या चंद्र का डैमेज होना, वो आपके नेत्र में कोई ना कोई विकार ला सकता है। बाकी और भी योग दिए हुए हैं, सब लगभग इसी से बनाए हुए हैं। और पापेक्षते सोदरवेश पापे कर्णोद्भवम रोग मुपैति जाता है। अगर जो हमारा सहोदर भाव है, तृतीय भाव है, वहां पापग्रह बैठा हुआ, पापग्रह की दृष्टि भी हो रही हो तो कर्ण रोग। तो मैंने चर्चा अभी तृतीय भाव की कर्ण के साथ की ही हुई थी। व्रण को लेकर घाव हो किसी के शरीर में कब हो सकते हैं? षष्ठेश्वरे पापयुते विलग्ने। षष्ठेश पापग्रह के साथ में लग्न में बैठ जाए, रंध्रस्थ देवा, या तो लग्न में बैठ रहा षष्ठेश किसी पापग्रह के साथ में, या अष्टम भाव मृत्यु भाव में बैठ रहा है, तो व्यक्ति के शरीर में व्रण होंगे। षष्ठ भाव स्वयं ही व्रण का भाव है, घाव इत्यादि लगना वो सब, क्योंकि शत्रु का भी भाव है ही वो षष्ठ। तो लग्न में अगर षष्ठेश बैठेगा और पापग्रह के साथ हुआ तो दुष्प्रभाव थोड़ा बढ़ गया। अगर केवल षष्ठेश बैठता तो हो सकता है कि वो कोई छोटा मोटा घाव देता, चिन्ह बना देता, लेकिन अगर पापग्रह के साथ बैठा है तो ज्यादा वो डैमेज कर रहा है। और लग्न तो स्वयं शरीर कहा गया है, इसलिए व्यक्ति के शरीर में घाव हो सकते हैं। और इसी प्रकार अष्टम भाव वो युद्ध से भी संबंध लोग जोड़ते हैं और घाव युद्ध में लगते हैं। एक लग्नेश षष्ठेश इनकी युति हो रही हो और इनके साथ कोई तीसरा ग्रह हो तो किस प्रकार से फल विचार किया जाता है? लग्नेश का षष्ठेश से जुड़ाव होना मतलब हमारा शरीर रोग से जुड़ गया, कोई भी रोग हो सकता है। तीसरा ग्रह आकर के कह रहे दिनेश युक्त, अगर सूर्य साथ में तो ज्वरम बुखार लाएगा अपनी प्रकृति के अनुसार। चंद्र समन्वित चेत जल प्रमादम, चंद्रमा अगर लग्नेश और षष्ठेश के साथ में युति कर रहा है तो जल प्रमाद, हाइड्रोफोबिया, जल से डरता है, पागलपन छा जाता है, देख करके घबराता है कि डूब जाऊंगा। क्षितिसूनु युक्तौ युद्धेन वा स्फोटक राशि भिर्वा,
अगर मंगल लग्नेश और षष्ठेश के साथ में बैठ गया है तो वो ये घाव इत्यादि की स्थिति बनाएगा। पित्तात प्रमादम यदि सौम्य युक्त सौम्य जो कि बुध है वो इनके साथ लग्नेश षष्ठेश के साथ बैठेगा तो पित्त का अधिकता लाता है। निर्व्याधिका सूर्य समन्वित उचित, लेकिन बृहस्पति अगर बैठ जाए लग्नेश या षष्ठेश के साथ तो वो निर्व्याधिक बनाता है, निरोगी बनाता है, तो बशर्ते कि वो स्वयं ही षष्ठेश ना हो। शुक्रेण भार्याभिपदम, शुक्र अगर लग्नेश षष्ठेश के साथ में बैठा हुआ है तो स्त्री को कोई परेशानी लाता है। मंदेन नीचालिन रोग माहू, अगर शनि के साथ में है तो कोई नीच समझा जाने वाला रोग जिसको व्यक्ति समाज में बताने से डरता है, या अनिल रोग, वात रोग वो हो सकते हैं। राहु केतु यदि सर्प पीड़ा, राहु या केतु इनकी अगर युति हो रही है तो सर्प से पीड़ा या चोरादि फिर भीति। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर्प पीड़ा राहु के लिए और चोर इत्यादि सब है केतु के लिए जानना चाहिए। तो ऐसे कुछ योगों की चर्चा भी हमारे यहाँ आई हुई है। तो इनकी चर्चा करने के बाद मैंने जो एक बात कही थी अनफा सुनफा दुरुधरा और कीमत क्रम की, तो उसको थोड़ा बताता हूं। एक प्रसंगवशात एक चीज ध्यान में आई। हमारे यहाँ कई तरह के राजयोग रहते हैं, जैसे एक आया कि षष्ठु ग्रहेषु गृहस्थितेषु राजाधिराजो अखिल भूपति स्यात् उच्चं गदई पंचभिर इंद्र वंदे लग्न स्थिति सर्वजनावनीशा। हो सकता है ये चर्चा निकली हो कि किसी के 6 ग्रह यदि उच्च राशि के हों तो राजाधिराज होता है। ये निकली थी क्या चर्चा राजयोगों के बीच में? नहीं भी निकली हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 ग्रह उच्च निकली थी, राजयोग हुआ है अमन जी। तो इसमें मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ 6 लिखा हुआ है ग्रह, तो हमारे यहाँ राहु केतु अगर न गिने तो 7 होते हैं, यहाँ 6 क्यों लिखा है? 7 ग्रह उच्च के हों ऐसा क्यों नहीं लिखा? चंद्र छोड़ के सर? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कारण है उसमें समस्या बनता है बुध, क्योंकि सूर्य और शुक्र की राशियां जो उच्च राशि है वो तो करीब में है, लेकिन बुध की उच्च राशि दूर पड़ती है और सूर्य से बहुत अधिक दूर जा नहीं सकता बुध, तो इसलिए 6 से ज्यादा कभी होंगे नहीं। और अगर आप बुध को उच्च बनाते हैं तो सूर्य और शुक्र दोनों उच्च नहीं रह सकते, फिर 5 ही रह जाएंगे। इसके साथ मुझे जो चर्चा करनी थी कि हमारे यहाँ अरिष्ट योगों की चर्चा में कहा गया है कि जो तीव्र राज योग होते हैं वो भी अरिष्ट योग होते हैं। तो ये इस प्रकार के तीव्र राज योग जहाँ 6 ग्रह 5 ग्रह उच्च के हैं वो भी बाला अरिष्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सूर्य शनि की उच्च राशि आमने सामने होती है, तो ऐसे ही मंगल और गुरु की उच्च राशि आमने सामने होती है, तो स्वाभाविक है कि एक की जो उच्च राशि है वो सामने वाले ग्रह की नीच राशि है। हर ग्रह नीच दृष्टि से उच्च वाले ग्रह को देख रहा होता है, तो इस प्रकार से उनका आपस का जो संबंध बनता है तो वो कहीं ना कहीं कई बार जीवन व्यक्ति के आयुष्य पर वो खतरा बना देता है। बाकी ये पंच महापुरुष इत्यादि सारे राजयोग आप पढ़ चुके हैं, मुझे ज्ञात है। कीमद्रुम अनफा सुनफा दुरुधरा, इसकी चर्चा निकली थी क्या? नहीं सर। हाँ, तो अनफा सुनफा दुरुधरा किस प्रकार से देखा जाए तो कहा द्वितीय द्वादशे पार्श्वे द्वये केचर संयुते शीतांशो सुनफा योगस्तनफा नाम कीर्तितः। चंद्रमा के दोनों ओर क्रमशः लेकर के गए कि 12वें भाव में, दूसरे भाव में या दोनों, अगर तारा ग्रह हैं, सूर्य को छोड़ करके कहा है कि सूर्य को गिनते नहीं है, सूर्य है भी तो नहीं मतलब और नहीं है तो मतलब नहीं। तो चंद्रमा से दूसरे या 12वें भाव में कोई ना कोई तारा ग्रह होना आवश्यक है। चंद्रमा अकेला नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तारा प्रिय है, तो तारा ग्रह तो कम से कम उसके सपोर्ट में हो।
अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है तो वो केमद्रुम कहा जाता है। अनफा, सुनफा और दुर्धरा ये अच्छा फल देते हैं। और इनके नाम कहाँ से बने, ये विदेशी नाम हैं, विदेशी मूल के। आप देखिए नफा शब्द आ रहा है, लेकिन सर फारसी नाम है। हाँ, नफा शब्द आज भी हम उर्दू में, जो उर्दू में अरबी फारसी इनका सबका प्रभाव है ना। मूल मुझे नहीं पता कि नफा में उर्दू में अरबी मूल का है, पर्शियन का है, किसका है, लेकिन नफा शब्द लाभ के लिए हम प्रयोग कर दें तो अनफा लाभ नहीं है, मतलब व्यय। तो चंद्रमा से व्यय भाव में यदि कोई तारा ग्रह होता है तो उसको अनफा योग कहते हैं। मंगल इत्यादि, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनमें से कोई भी एक हो, दो हो, तीन हो या पांचों हो। और चंद्रमा से केवल दूसरे भाव में कोई तारा ग्रह है तो उसको सुनफा, सुंदर लाभ, धन भाव याद कर सकते हैं। दोनों में है तो धुरंधरा या दुर्धरा दो नाम आते हैं इस योग के। और तीनों स्थितियां नहीं है, अर्थात चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, उसके बगल के दोनों भाव खाली हैं, वहां कोई भी तारा ग्रह नहीं है, वहां सूर्य राहु केतु इनकी गिनती नहीं करेंगे, होंगे तो भी हमारे लिए वो कोई काम के नहीं है। तो इसको केमद्रुम कहते हैं। वो केमद्रुम करता क्या है, तो योगे केमद्रुमे प्राप्ते यस्मिन् कस्मिंश्च जातके राजा योगा विनश्यन्ति हरिम दृष्ट्वा यथा द्विपाः। जिसको केमद्रुम योग बनता है, जिस भी व्यक्ति के, उसके राजयोग वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कि सिंह को देखकर हाथियों का झुंड नष्ट हो जाता है। भाई सिंह हाथी को भी मार देता है, इस प्रकार की बात आती है। तो राजयोग कैसे भी बन रहे होंगे वो सब नष्ट हो गए, तो व्यक्ति को फिर जीवन में कुछ भी मिलता हुआ दिखाई देगा नहीं। केमद्रुम के कुछ अपवादों की चर्चा भी आई, जैसे हम अरिष्ट भंग पढ़ रहे थे वैसे ही केमद्रुम भंग भी। ग्रंथों में केवल इसी एक केमद्रुम को नहीं कहा, इसके अतिरिक्त भी और भी प्रकार से यदि हमारे धन को, आय को बिगाड़ने वाले, सुख को बिगाड़ने वाले योग बनते हैं, वो भी केमद्रुम में लिए गए। निशा करे केंद्र गते भृगुआ जीवेक्षिते नैव दरिद्र योगा। कब दरिद्र योग, केमद्रुम योग नहीं बनेगा, कट जाएगा कि निशा करे केंद्र गते, चंद्रमा आपका केंद्र में बैठा लग्न से, भृगुआ अथवा शुक्र केंद्र में बैठा है जो चंद्रमा की प्रकृति वाला ही है, और जीवेक्षित है, उस चंद्र या शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो। ऐसे ही शुभान विदेवा शुभ मध्य इंदौ जीवेक्षिते नैव दरिद्र योगा। अगर शुभ ग्रह के साथ में है चंद्रमा या दो शुभ ग्रहों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब तत्काल आसपास के भावों में नहीं है लेकिन साथ में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो वो तो समान लेगा और बृहस्पति की दृष्टि भी काम कर रही है। इसी प्रकार चंद्रमा अपनी मित्र राशि में, उच्च राशि में ऐसा मजबूत होकर के बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि है, या फिर पूर्ण चंद्रमा है, वो पूरी तरह से पूर्णिमा का हो या ना हो, लेकिन हम उसको लगभग पूर्ण के रूप में माने। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक हम अगर जाते हैं, इस बीच में चंद्रमा बलि होता है, तो वैसा चंद्रमा है और बृहस्पति की दृष्टि है, तो वो केमद्रुम से बचा करके ले जाता है। जैसे चंद्रमा से अनफा सुनफा दुर्धरा देखे जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य से वेशीवासी और उभयचरी योग देखे जाते हैं, वहां चंद्रमा को काउंट नहीं करते हैं। कुछ योग राजयोगों में चंद्राधि योग, लग्नाधि योग ये निकले थे क्या? सर एक मैंने केंद्र में योग पढ़ा था कि जिस, मान लो कि चंद्र जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो केंद्रकम योग भंग होता है, ऐसा है? मैं अभी 4-5 बार तो आपको गुरु की दृष्टि की बात कहा, तो अलग अलग ग्रंथकारों ने उसको अलग प्रकार से कहा है। हाँ। तो दूसरे किसी ग्रंथ में ऐसा होगा तो माना जा सकता है। अच्छा, इसके साथ एक और कोई प्रश्न है? कोई भी सपोर्ट नहीं, एक तो चंद्रमा को कहीं से भी एक्स्ट्रा सपोर्ट कुछ मिल रहा है और गुरु की दृष्टि, ये दो चीजें उसको मिल जाती है तो केमद्रुम नष्ट हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, एक आपने बताया कि केंद्रकम दोष हो लेकिन गुरु नहीं, शुक्र पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तब भी ये भंग हो जाता है। शुक्र को कहा पहले, लेकिन शुक्र पे नहीं, शुक्र पे कहा, लेकिन शुक्र कहाँ हो ये भी बताया, केंद्र में, केंद्र वगैरह में, केंद्र में हाँ, हो तब भी भंग तो हो जाएगा। देखिए आप केंद्र में जैसे ही शुक्र आया
मतलब एक जी। शुभ ग्रह केंद्र में आ चुका है, जी 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 फिर बृहस्पति की उस पर दृष्टि हो गई तो और उसकी वृद्धि हो गई। और शुक्र जैसा जी ग्रह है जो कि ऐश्वर्य का कारक है, उसका केंद्र जी। में बैठ करके पुष्ट होना, तो वो निश्चित है कि व्यक्ति को ऐश्वर्य देगा। ऐश्वर्य कीमत में तो मिलना नहीं है, जी जी जी। इसलिए तो एक और एक पूछना था, विपरीत राजयोग क्या रहता है? विपरीत राजयोग जो चर्चा आती है कि हमारे जो त्रिक भावेश हैं, षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश, ये यदि राशि परिवर्तन करके बैठ जाते हैं, षष्ठेश अष्टम में बैठ गया, अष्टमेश षष्ठ में बैठ गया, या षष्ठेश अष्टम में अष्टमेश द्वादश में, इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, तो इसको विपरीत राजयोग कहा गया है। क्योंकि वो कहा कि भाई पहले से ही कोई कमजोर चीज मानी जा रही है और वहां दूसरे तो जैसे जहर को जहर काटता है, उस प्रकार से बनने वाला तो सीधे सीधे राजयोग नहीं बना, उल्टे रास्ते से बना। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, विपरीत राजयोग जिनकी भी कुंडली में बनता है, उनको राजयोग की प्राप्ति भी विपरीत परिस्थितियों में होती है। एकदम से बना बनाया राजयोग नहीं मिलेगा, वो बहुत संघर्ष की स्थिति होगी उनकी, और बिल्कुल सब कुछ हारा हुआ मान के छोड़ के जा रहे हैं, और फिर अचानक से आपको कुछ मिल जाना, और संघर्ष उसमें भी बना ही रहता है। क्योंकि वो आपको राजयोग देने वाले कौन है? षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश जैसे ग्रह, ये है। ठीक है, समझ जी, चंद्राधि योग, लग्नाधि योग, इनको तो चंद्राधि योग के विषय में कहा गया है कि चंद्रमा से छठे सातवें आठवें इन भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो इसको चंद्राधि योग कहा, और फल में कह दिया कि इस योग में राजा, सेनापति, मंत्री ऐसे बड़े बड़े लोगों का जन्म होता है और संपत्ति इत्यादि मिलती है। अब हमें चंद्राधि योग अगर बनाना है तो आपको इसमें एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये बिगड़े नहीं, क्योंकि वहां पर पापा ग्रह बीच में लेके आओगे तो गड़बड़ होगी। तो बुध को कहाँ रखना चाहिए? चंद्रमा से ठीक सामने, तो सूर्य के सातवें आजू बाजू। तो हम बुध को या तो छठे में रखें चंद्रमा से, या आठवें में रखें, सूर्य को बाहर कर दें इन तीन भावों से। और इसको मैंने याद किया था टॉर्च से। जैसे टॉर्च सामने हम टॉर्च से प्रकाश अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा फैलता है, तो उसी प्रकार चंद्रमा से को रखा हमने, वहां से टॉर्च मारी तो सातवें भाव में अकेला प्रकाश नहीं जा रहा, वो शुभ ग्रह सातवें में भी मांग रहा है, और वो शुभ ग्रह का प्रकाश छठे में भी और आठवें में भी। ये चंद्रमा से गिनने पे हुआ। अगर हम लग्न से छठे सातवें आठवें भाव में शुभ ग्रह को लेते हैं तो वो लग्नाधि योग हो जाता है। वहां पे कुछ एक और स्थिति कह दी है कि भाई पाप ग्रह की योग या दृष्टि वहां पर न हो। गजकेसरी के विषय में चर्चा आई थी क्या? मैं राजयोग पढ़ा नहीं रहा, एक दो राजयोग नहीं केवल सर, गज केसरी के बारे में नहीं पढ़ा अभी हमने ना। हाँ जी। सामान्यतः गज केसरी का सीधा अर्थ ये है, वैसे दो तीन प्रकार से गज केसरी बताया, लेकिन जो फेमस गज केसरी है वो तो इतनी बात करता है कि चंद्र कुंडली में बृहस्पति का केंद्र में होना। चंद्रमा से केंद्र में अगर बृहस्पति है तो वो गज केसरी योग कहा जाता है। और फल तो सारे राजयोगों का अच्छा ही होता है, धन धान्य की स्थिति, ऐश्वर्य की स्थिति, वो तो सब में ही आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मिलेगा। एक अमला योग आता है, लग्नाद्वा चंद्र लग्नाद्वा दशमे शुभ संयुते योगो यम अमला नाम कीर्तिरा चंद्र तारकी। अगर लग्न से या चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो केवल इतने भर में ही उसको अमला योग, एक राजयोग माना। वो कहा कि जब तक चांद तारे रहेंगे तब तक उसका यश संसार में बना रहेगा। निर्मल आकाश हम कहते हैं तो बस अमल शब्द निर्मलता को बता रहा है, और आकाश का भाव है दशम, तो लग्न से दशम या चंद्रमा से दशम वहां पर शुभ ग्रह हो इतना भर। ये कुछ राजयोग मैंने जानबूझ के लिए हुए हैं, मेरा कोई प्रयोजन यहाँ पे इस राजयोगों का था भी नहीं, किंतु हम खराब में ही चीज खत्म कर दें तो आखिरी में थोड़ा सा कुछ अच्छी चर्चा कर ली कक्षा के संपन्न होते समय।
और मालूम भी था कि कुछ एक राजयोग छूटे हुए मेरी विजय जी से चर्चा हो भी गई थी कि भाई क्या क्या हुआ है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण योग मुझे ध्यान आ रहे थे कि भाई इनको भी हमें एक चर्चा कर लेनी चाहिए, तो वो आपसे शेयर करें। तो यहीं हम विराम लेंगे एक सूचना के साथ। कल कौन सा दिन हो रहा है हमारी कक्षा का? 15वां दिन। कल 15वां नहीं है, हम हाँ, दो 14वां दिन। हाँ, 14। तो 15वें दिन तो आपका इसका समापन का वो रहेगा। तो जी उसमें जो सेशन 7 बजे से रहेगा समापन समारोह वाला, तो एक कोई वरिष्ठ विद्वान बाहर से मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ेंगे और अध्यक्षता माननीय कुलपति जी की होगी। और उससे पहले हम उस दिन 6 बजे से जुड़ लेंगे और एक आप लोगों से चर्चा, एक फीडबैक वाली वो बात वहां पर आ जाएगी। और एक दो लोग जो कि कुलपति जी के सामने बोलना चाहेंगे, तो अपना नाम ग्रुप में आप भेज दीजिएगा। दूसरी बात करनी थी कि कल मौखिकी का दिन रहेगा, तो एक लिस्ट बनाई हुई है कुछ विषयों के साथ में, और आपको जो विषय दिया है उसको तैयार करके आपको संक्षेप में उसको प्रस्तुत करना है, बोल के उसको बताना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये विषय उस कक्षा में नहीं था, तो या ऐसी कोई बात है, तो आप ग्रुप में उसको चर्चा कर लीजिएगा, विजय जी उसको प्रेषित कर देंगे। तो इसके अतिरिक्त दूसरी एक बात है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट तैयार होंगे, तो आज हमारे पास जिस तरीके से आपके नाम दिखाई दे रहे हैं, तो वो लिखे हुए हैं। अगर वो नाम आप वैसा नहीं लिखते हैं सर्टिफिकेट में जैसा आपको लिखना है, तो आप अपना नाम भी कि मेरा नाम ये लिखा जाए, तो वो चीज भी उसके साथ में कर दीजिएगा। जी तो सर। अगली चर्चा के लिए पीडीएफ मिल जाएंगी जो पढ़ाया है, मतलब इतने दिनों में पीडीएफ आ जाएंगी ना इसमें, या हाँ, रिकॉर्डिंग्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स वगैरह? रिकॉर्डिंग तो आपको पूरी भेज देंगे, कुछ पहुंच चुकी हैं, कुछ प्रक्रिया में है, वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो यूट्यूब पे अपलोड करके वो फिर देते हैं। सर हम लोगों जो विषय दिया है उसी बारे में चर्चा करनी है ना, हम लोगों को बात करनी है। हाँ, आपके लिए नाम के साथ जो विषय दिया हुआ है उसके साथ। और अगर आपको लगता है कि उस विषय में जैसे किसी के पास गणित का विषय आता है, तो गणित में कई बार लोगों को समस्या लगती है कि इसको मैं कैसे समझा पाऊंगा कम समय में, तो अगर वो कोई बात है तो आप पहले ही उसकी चर्चा कर लीजिएगा। अच्छा, और उसी पर आपके साथ में प्रस्तुतिकरण के साथ में कुछ एक प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न आचार्यों द्वारा तो होंगे ही, आपके साथी लोग जो आपस में वो भी एक दूसरे से प्रश्न कर सकते हैं, एक दो प्रश्न किसी से। तो इस प्रकार से रहेगा, और सब लोग लगभग जो जुड़े रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले से ही ज्योतिष में एक अच्छा दखल रखते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई तकलीफ वाली बात तो होगी नहीं। और ये एक प्रक्रिया है, तो इसका तनाव नहीं लेना, लेकिन उतना तनाव तो लेना है कम से कम कि हमारा प्रदर्शन कम से कम सबके सामने अच्छा हो। तो वो आपको सूचना दी मैंने, तो यही विराम लेता हूं मैं, अगली कक्षा के लिए छोड़। सर टॉपिक दे दिए जाएंगे ना अभी आज ही? टॉपिक हाँ, ग्रुप में अभी डाल दिए जाएंगे, तभी हम तैयार कर पाएंगे ना। बिल्कुल। धन्यवाद सर। जी, जय। धन्यवाद सर।